धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और इन सब पर तबसरा करने के लिए रोजाना हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी एनके जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। उनका स्वागत करें उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हम ये बुलेटिन नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि बड़ी खबर पाकिस्तान से आ गई है, इसलिए हमें लगा कि हमें बुलेटिन कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पाकिस्तान की खबर की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देता हूं कि आजकल फिलिस्तीन के झंडे को लेकर भारत में विरोध किया जा रहा है। कभी खबर चलाई जा रही है कि बिहार के दरभंगा में जो मुहर्रम का जुलूस निकाला गया उसमें फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। कभी बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, और कभी कहा जा रहा है फिर से बिहार के नवादा में। कौन सा जुल्म हो गया अगर फिलिस्तीन का झंडा उठा लिया गया? पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के लिए आवाजें उठ रही हैं और यहाँ झंडा उठा लेने पर बवाल किया जा रहा है, मुकदमा लिखा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। जी हाँ, भारत की विदेश नीति भले ही वो रूस के साथ कितना भी नज़दीक दिखाने की कोशिश करे और अमेरिका से अलग होने की बात करे, वह कहीं से भी स्वतंत्र और निष्पक्ष जैसे चुनाव में नहीं, वैसे यहाँ भी नहीं है। और अमेरिका इंग्लैंड के साथ साथ वह पूरी की पूरी तरह से इजराइल सरकार के कहने पर वहाँ की इच्छा का पालन किया जाता है। और जहाँ तक फिलिस्तीन झंडा की बात है, उनके नारा की बात है, उनके समर्थन में जुलूस की बात है, वह करने पर पूरी तरह से वैसे ही प्रतिबंधित है जैसे अर्जेंटीना वगैरह में हो। और एफआईआर किस हालात में दर्ज कर रहे हैं, किस धारा में कर रहे हैं, यह समझ से बाहर की बात है। लेकिन यह खुलेआम रूप से एक तरह से जुल्म है, जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और अंतर्राष्ट्रीयतावाद जो हमारे देश की जनता स्वतंत्रता के बाद से उसका झंडा बुलंद किए हुए है, उस पर कुठाराघात है। जी, यानी अब ये गांधी का देश नहीं रहा। पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के लिए आवाज उठा सकते हैं लेकिन यहाँ बोल नहीं सकते हैं। गांधी का देश वहीं तक है जहां तक कि जनता को सिखाया जाता है कि तुम हिंसा मत करो, उसके बाद से कुछ भी नहीं है। यानी सरकार हिंसा करे, जो सत्ता में है वह हिंसा करें, पुलिस हिंसा करें, हर तरह से नीचे से हवलदार इंस्पेक्टर से लेके ऊपर के जितने आईएएस आईपीएस हैं वो गड़बड़ी करें, वो जहां तहां भी करें। आए दिन हम खबर देखते हैं। उनके लिए गांधी के नियम कि एक गाल को थप्पड़ मारा तो दूसरा बढ़ा दो लागू नहीं होता है। जी, अब चलते हैं पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबर की तरफ। वहां की सरकार, इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने जा रही है, और ये खबर अपने आप में पूरी दुनिया में उस समय बहुत बड़ी हो जाती है जब हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट से, बड़ी अदालतों से इमरान खान और उनकी पार्टी को कई मामलों में बड़ी राहत मिली हो। क्या डर गए हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ? ये शरीफ खानदान तो बिल्कुल डरा हुआ, उन्हें लग रहा है कि फिर वापस ना आ जाए। जहां तक इनको कुछ चुने जाने का अधिकार मिला था सांसदों का, अल्पसंख्यकों का और स्त्रियों का 20 से करीब अधिक था, तो इनकी ताकत बढ़ गई है। और उसके हिसाब से यह पाकिस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर रहे हैं। भले ही बहुमत बनाए, क्योंकि विपक्षी जो हैं शरीफ खानदान का जो भी पार्टी है, कई लोगों से मिलकर वह सत्ता में है और उनकी 2/3 बहुमत खत्म होने वाली थी। दूसरे इमरान खान भी जेल से बाहर निकल रहे हैं और जितने भी बाकी सब केसेज हैं एक करके एक खारिज हो रहे हैं। इन्होंने जल्दी में, हड़बड़ी में यह कदम उठाया है। कारण बहुत सारे दिए जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं। कहते हैं कि वह कहीं से भी देश के लिए और देश के काम यह पीटीआई नहीं कर रहे हैं, बल्कि उससे खतरा है। और यह स्टेट यानी अभी की जो सत्ता है वह समझती है कि इन पर बैन करना जरूरी है, देश के हित के लिए, देश के सुरक्षा के लिए, जो कि शुद्ध बकवास है। जी, क्या फिर से एक बार पीटीआई के कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश नहीं की जा रही? आपको ऐसा नहीं लगता जैसा 9 मई को हुआ था 2023 में, वैसा ही ये लोग फिर से करा के, ताकि कार्यकर्ता सड़क पे उतरेगा, फिर पुलिस तांडव करेगी, फिर कहेंगे देखो ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं, वो नहीं कराने की कोशिश कर रहे हैं, उकसा नहीं रहे हैं? इनकी योजना संभवतः वह नहीं है। 9 मई को जो हुआ था, जब इमरान खान को जेल में डाला गया था, राइट्स यानी पूरा दंगा फसाद हुआ था, वह एक कारण ये बता रहे हैं, वह एक कारण है। दूसरा कारण है कि इन्होंने
जो वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ जो लोन आने वाला था उसमें रोक लगाने की कोशिश की है, साइफर वाला कांड अलग है, ये सब कर रहे हैं जिसमें एक एक करके खत्म हो रहा है, कोई आधार नहीं है। लेकिन इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है तरार, वह कहते हैं कि इसके आधार पर हमें काफी पुख्ता सबूत मिलता है, या कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, पुख्ता सबूत मिलता है कि इमरान खान और उनकी पार्टी यानी पीटीआई वह देश के लिए खतरा है, वो देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और इसी आधार पर जल्दी में जो लिया इन्होंने, 9 मई का एक या दो बार वह कांड शुरू होगा और पूरे देश में होगा, लेकिन इनके पीछे यहाँ की आर्मी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इनके साथ मिले हुए हैं, अमेरिका का भी कहीं ना कहीं शिष्य है। और जो जल्दीबाजी में कदम लिया है, जनता यदि सही समझ में खड़ी हो गई, वहां के मजदूर वर्ग तो ही, वहां के किसान भी बड़े मिलिटेंट है, भारत से कम नहीं है, उन्होंने पूरे इस्लामाबाद को घेरा हुआ है और कई दिन तक घेरा हुआ है, इमरान खान की ही जब उनकी सत्ता थी उस समय, और वो लोग उठ खड़े होते हैं, तो पाकिस्तान जो कि दुनिया का एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है, उसके लिए बड़ा ही मुश्किल परिस्थितियां हो जाएंगी। जी। तो कल जो नवाज शरीफ ने मिलने के लिए बुलाया मरियम शरीफ यानी कि अपनी बेटी जो पंजाब की मुख्यमंत्री है उसको, और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को, वो इसलिए बुलाया कि जाओ और पीटीआई पर प्रतिबंध लगा दो? गुफ्तगू तो यही चल रहा था। मैं इसीलिए इनकी पार्टी का सब नाम नहीं ले रहा हूं, शरीफ खानदान कर रहा हूं, साथ साथ आर्मी है, ध्यान रखना चाहिए, पीछे से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी वह साम्राज्यवादी देश है। और सोचिए, पाकिस्तान इतना महत्वपूर्ण देश, बांग्लादेश अलग होने के बावजूद भी, जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, आबादी भी 24 से 25 करोड़ है, और इसकी जो इकोनॉमी है वह भी 1 ट्रिलियन से ज्यादा है, बहुत नहीं होने के बाद, एक तरफ यह है। दूसरी तरफ देखिए, मैं यह बैकग्राउंड थोड़ा बताना चाहता हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वह 100 से नीचे आता है, 120 123 आता है पूरे देश भर में, और बाकी सब जगहों में, मतलब जहां तक शिक्षा की बात है, औरतों की बराबरी की बात है, गरीबी की बात है, कुछ जगह पे भारत से आगे, कुछ जगह भारत से पीछे, कुल मिला के स्थिति बेहद खराब है। और वैसी स्थिति में फिर से भड़काने की कोशिश, या अनजाने में भड़का रहे हैं अपनी सत्ता को मजबूत रखने के लिए। और इसमें शरीफ ने जो खानदान जो है उनका, नवाज शरीफ जो है, उन्होंने जो किया है वह बड़ा ही गलत डिसीजन है। और विपक्ष का कह रहा है कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस पर लात ना मारो, उसको खत्म ना करो, नहीं तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। मैं तो एक लाइन इस पर यही कहना चाहूंगा कि वहां की कॉन्स्टिट्यूशन भी दुनिया के अन्य कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही, संविधान की तरह ही वैसी स्थिति कर रही है जिसमें कि जो भी सत्ता में है उसका उपयोग या दुरुपयोग करके विपक्ष को धाराशाही करे और जनता को लूटे। जी। अब अमेरिका की प्रतिनिधि सभा क्या करेगी, जो प्रस्ताव पास कर रही थी कि चुनाव की जांच होनी चाहिए? अब यूएन का जो ह्यूमन राइट्स विंग है, या जो भी उसका संगठन है, वो जो रिपोर्ट जारी कर रहा था कि इमरान खान को जेल से रिहा करो, क्यों डाल रखा है, वो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का तो हाथ इसमें होगा ही होगा। मुझे उम्मीद है कि उन्हें जरूर बताया गया होगा, चीन को भी भनक मिली होगी, लेकिन चीन इस मामले में बड़ी देर से रिएक्ट करता है, वो पूरी चीजों को समझता है कि क्या करे क्या नहीं करे, और जब तक उसकी पूंजी स्थिर है, उस पर कोई खतरा नहीं है, तो बहुत बड़ा कदम इमीडिएटली लेने में सक्षम नहीं है या नहीं लेता है। तो इसमें यूनाइटेड नेशन से या उसकी सिक्योरिटी काउंसिल भी क्या कर सकते हैं? हाँ, जरूर कुछ स्टेटमेंट आ जाएगा। अब जो भी करना है, देखना यह है कि विपक्ष किस तरीके से इस समस्या करती, क्या वो कोर्ट में जाएगी, सड़क पे उसके जो लोग आएंगे उनके साथ होएगी, या वहां की कोई क्रांतिकारी दल, मजदूरों और जनता की जो है, किसानों का जो दल है, वह अपने हाथ में सत्ता लेने की इस स्थिति में कोशिश करते हैं, या अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, यह आने वाले समय में होगा। तीसरा विकल्प सही विकल्प है, भली वो कमजोर हो, कोशिश करनी चाहिए। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प ही सही विकल्प है, लेकिन अगर हमारे बगल में इतनी बड़ी उथल पुथल होने जा रही है तो उस पर नजर रखना बनता भी है, क्योंकि उससे हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीजें पैदा होती हैं, बनती बिगड़ती हैं। अब बात करते हैं एक और पड़ोसी की। यहाँ पर चौथी बार प्रधानमंत्री जरूर बन गए हैं केपी शर्मा ओली, लेकिन अब उनका इतिहास बताया जा रहा है कि वो 14.5 साल जेल में भी रह चुके हैं। हाँ, शुरू में ये लोग जब नौजवान थे और वहां पर संघर्ष चल रहा था, माओवादियों ने झंडा ऊंचा किया हुआ था राजतंत्र के खिलाफ और जनता के दुख दर्द के साथ मिलकर, तो बड़ा लंबा संघर्ष में, और इन्हें भी पकड़ा गया, 14 साल का इन्हें जेल मिला। लेकिन जब से लोग सत्ता में आए, इन्होंने कई पार्टियां बना दी है, लेफ्ट भी टूट गया है मुख्य रूप से। 2 धारा है, एक तो ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल,
यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट और दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट या माओइस्ट सेंटर जो भी है, और उसके बाद से सोशलिस्ट पार्टी, लेफ्ट पार्टी वगैरह वगैरह है। और दूसरी तरफ एक कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ऑफ नेपाल या नेपालीज कांग्रेस पार्टी। अब ये जब सत्ता से बाहर थे, मतलब ये खुद प्रधानमंत्री नहीं थे और माओइस्ट के साथ मिलकर सत्ता में थे, और इनके साथी जब वो प्रधानमंत्री थे, इन्हें लगा भाई 3 बार बन चुके, अब हम क्यों नहीं बने, 3 साल और है। और कांग्रेस के साथ, यानी वहां के कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने चुपके चुपके किया कि 3 वर्ष और है, चलो 1.5 साल में 1.5 साल तुम, 1-1 साल करके हम बारी बारी से बने। और यह इन्होंने बड़ा ही मौका परस्ती का रास्ता दिखाया, कहीं से भी इसमें वामपंथी नजर चीज नहीं आता। जब ये सत्ता में है, इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वहां की जो भी पूंजी है, जो भी वहां संपत्ति है, उसका समाजीकरण करें और जनता के साथ मिलकर आगे बढ़े। लेकिन इन्होंने ना इधर का रखा ना उधर रखा। वैसे कहते हैं कि यह प्रो चीन है, लेकिन अब उसका क्या मायने है क्या नहीं है कहना मुश्किल अभी के हालात में। और अभी प्रधानमंत्री आज बन चुके होंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो तो बाद में पता चलेगा कि किस और इनका पलड़ा झुकता है। लेकिन अब बात करते हैं एलोन मस्क की, जो एक तरीके से मनी बैग बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के। बयान देकर बता रहे हैं कि साहब मेरे ऊपर भी ना जी 2 बार पहले हमले हो चुके हैं। कहा तो रहे 2 बार, हालांकि वैसा कुछ हंगामा नहीं है, और इनके इर्द गिर्द में कोई बंदूक के साथ या कुछ कारतूस के साथ लोग पाए गए हैं, और कहते हैं कि मुझे ही मारने के लिए लोग आए थे। तो ठीक है, जो भी कहते हैं नहीं करते। हाँ, इस घटना के बाद से, यानी जब ट्रंप पर आक्रमण हुआ और जिसके बाद से ये खुद भी सुर्खियों में आना चाहते हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं, इन्होंने खुलेआम रूप से कह दिया। अभी तक हम अंदाजा लगाते थे कि यह ट्रंप का समर्थन करते हैं, और साफ साफ कह रहे हैं कि बाइडेन को अब नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, या चुनाव लड़ते हैं तो जनता को इन्हें हराना चाहिए। इन्होंने अपना पक्ष साफ कर दिया है, यानी खुद को मंत्री के रूप में अब देखना चाहते हैं अमेरिका का। जी हमलावर रिपब्लिकन ही निकला है सर, और वारदात से आधे घंटे की दूरी पर रहता है। और जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन वहां के सिक्योरिटी फोर्सेज उसको नहीं देख पा रहे थे। उससे लोग सवाल उठा रहे हैं कि कोई ऐसा तो नहीं था कि अपने ऊपर हमला करा दिया, एक लड़के को निपटा दिया और भैया कुछ अपना माहौल बना लिया अपने पक्ष में। यदि षड्यंत्रकारी तरीके से सोचे तो, हालांकि जितना गैप बनता है छोटा सा, और इतने दूर से कितना भी शूटर एक्सपर्ट हो, उस भीड़ में हंगामा में, जबकि बाइडेन माफ कीजिएगा ट्रंप भाषण दे रहे हैं और सर हिल रहा है, तब कहना बड़ा मुश्किल है कि सर के बीच नहीं लगेगा या किनारे ही अंदर घुसता खोपड़ी में, तो वो जिंदा नहीं बचते या कोमा में जा सकते थे। दूसरा षड्यंत्रकारी ये हो सकता है कि क्या यह कोशिश इनके विपक्षियों ने की और उनके मारने की कोशिश की और चूक गए, क्योंकि कई गोलियां चली है, और जानबूझ के ऐसे बंदे को चुना है जो कि आधा विक्षिप्त है, 20 साल का छोकरा है, हालांकि उन्हीं के पार्टी का है, और इससे उनकी बदनामी भी नहीं होगी, भंडा फूटने का भी नहीं होगा। लेकिन जो भी हो, अब तो साफ लग रहा है, तुरंत घटना होने के बाद जब मौका मिला तो बाइडेन ने ट्रंप को फोन किया, हालचाल पूछा, और ट्रंप ने भी कहा कि बड़े अच्छे तरीके से बात किया। ट्रंप भी बड़े खुश हैं, और पूरी दुनिया में यह की जा रही है, कह रहे हैं कि भाई हमें यूनिटी की जरूरत है। लेकिन अब यह खुलेआम हो गया कि यह जो यूनिटी बातचीत हो रहा है, वो हर पक्ष जो है, हर मुहावरा जो है, हर मीडिया में जो आ रहा है, वो ट्रंप के पक्ष में जा रहा है, वो बाइडेन के पक्ष में नहीं जा रहा है। अब बाइडेन खत्म हो चुके हैं तकरीबन, अनलेस कि फिर इस तरह की कुछ दूसरी घटना ना घटे। जी, यानी एकता और शांति की बात करने के बाद भी बाइडेन की आलोचना ही हो रही है इस घटनाक्रम के बाद। हाँ, उन्होंने कभी कुछ समय पहले ही मई में या जून में कहा था बुलसाई, यानी बुलसाई का मतलब हुआ कि एक खास जगह पे आप कर रहे हैं। जैसे हम शूटिंग के लिए जाते हैं तो जो गोल गोल होता है, बिल्कुल जो केंद्र में होता है, उसको बुलसाई। लेकिन उसका मतलब यह भी होता है कि मुख्य निशाने पर कौन हो, किसकी बात करें। हम सारी बातचीत करके मुख्य निशाने पर, आपकी पत्रकारिता है, मेरा अपना विचार है कि समाजवाद की तरफ बढ़े, उनका बुल्स आए। यानी बाइडेन ने ये कहा कि भाई ध्यान रखो ट्रंप पे, उसको रोकने की कोशिश करो। इसका मतलब वो खुलेआम रूप से शायद नहीं करेंगे कि उसको मारो, या इतना लंबा चौड़ा प्लान नहीं होगा उनका। लेकिन इस बात पर चूंकि कह रहे थे किसी और से, गलती से माइक खुल गया, बातें हो गई, लीक कर गया, और पूरे अमेरिका ही नहीं बाहर में भी हंगामा हो रहा है कि देखो भाई इसने कैसी गंदी बातें, बकवास की बातें, और पूरे देश में इस तरह की खतरनाक बातें कर रहा है। उससे जो भी बाइडेन का चांस था, वह प्रतिशत उनका जीतने का और भी घट रहा है। जी, यानी लोगों में मैसेज जा रहा है कि जो ये हमला हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, किसी तरीके से बाइडेन भी हैं। अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों की। पहली खबर आ रही है ईरानी राष्ट्रपति के हवाले से। विदेश नीति को लेकर
तेहरान के अखबार नवनियुक्त राष्ट्रपति की आलोचना क्यों कर रहे हैं? यह अजीब बात है। 2 दिन पहले तो इनकी प्रशंसा कर रहे थे कि यह विदेशियों से, यानी खासकर पाश्चात्य ताकतों से, वेस्ट से और उन सबसे मिलके अपने ऊपर जो प्रतिबंध है न्यूक्लियर पावर के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए और दूसरे शिपिंग वगैरह के लिए, जहां तक रोक लगा रखा अमेरिका ने। लेकिन जब जिस तेजी से यह बातचीत उनके करते आ रहे हैं और पूरी तरह से वो कर रहे हैं, वहां पर देख के इनको लगा कि नहीं, थोड़ा जरूरत से ज्यादा बढ़ा है, इसलिए इसको रोको, इसको रोकने की कोशिश है। तो वहां का जो अखबार जिसकी आप बात कर रहे हैं, पत्रिका जो है, वह बिल्कुल रूप से कहीं ना कहीं से कंट्रोलिंग अथॉरिटी वहां की स्टेट का है, जो वहां के अयतुल्ला चाहते उसके हिसाब से होता है। तो इनकी एक तरह से दिखा रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा घोड़े का ये लगा हुआ, तुम्हारा ना ज्यादा दाहिने देखो ना बाएं देखो, इस गति में जाओ। और इसलिए कोशिश है कि शुरू से ही उन्हें आगाह कर रहे हैं कि तुम्हारा होराइजन जो है इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। जी। अब एक खबर ये आ रही है कि क्यूबा के समर्थन में खड़ा हो गया ईरान और अमेरिका को हड़का रहा है, तो ये क्या मामला है सर? हाँ, आतंकी लिस्ट में है, चूंकि खुद के ऊपर भी आतंकी लिस्ट में होने की बात है और क्यूबा से संबंध बेहतर है रशिया के कारण और चाइना के कारण, नॉर्थ कोरिया के कारण। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई ये गलत बात कर रहे हो, इतने सालों से तुमने प्रतिबंधित किया हुआ है, रोका हुआ है, उनको आतंकी लिस्ट में रखा हुआ है, वो सब हटाओ और उनसे भी हम व्यापार और बाकी सबसे करें। वेनेजुएला भी इससे खुश होगा। जी। और जो ये ब्रिटेन का विदेश मंत्री है, ये पहले इजराइल पहुंचा, फिर ये रामल्ला पहुंचा और वहां जाके महमूद अब्बास और तमाम लोगों से इसने मुलाकात की और कह रहा है कि 2 नेशन सॉल्यूशन ही एकमात्र समाधान है शांति का। इसे कैसे देखते हैं? कि जब लोग इस सत्ता में आते हैं, सत्ता में टिके रहते हैं, तो उन्हें पता है कुछ ज्यादा तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए भाग दौड़ मचा रहे हैं। दूसरी तरफ वो हंगरी के भी जो राष्ट्रपति हैं ओरबान, वो भी भाग दौड़ रहे हैं, हालांकि उनका बहुत सारे लोग बाइकआउट भी कर रहे हैं। तो इनकी जहां तक बात है, कहाँ जाएं, किससे बात करें, आते ही उन्होंने बाइडेन से बातें की, अपना नेटो का जो चल रहा था उसमें भी विदेश मंत्रालय वगैरह जो बदला उनसे बातें की, यूरोपियन यूनियन के लोगों से बात कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा मसला जो इजराइल में चल रहा है उनसे बातें कर रहे हैं। यानी कुछ न कुछ ये लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जहां तक फिलिस्तीन को स्टेट देने की मान्यता देने की बात है, वह सार्वभौम हो चुका है, पूरे दुनिया में तकरीबन हर लोगों ने मान लिया। कैसे किस रूप में दिया जाए, प्रश्न उसी पे है, और उस पर यह नेतन्याहू मिलने से कोशिश कर रहे हैं। और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो अब्बास हैं उनसे तो मिलेंगे ही, ताकि भैया तुम किस तरीके से हमारे एजेंडा को तुम जारी रखोगे, ये बात करने गए हैं। कोई भी क्रांतिकारी या खास कदम यह लेने में सक्षम ही नहीं है। जी। मतलब ये जो लेबर सरकार चुनी गई है ब्रिटेन में, अगर हम मान के चलें 400 प्लस सीटें लेके आई है, क्या इतनी मजबूत नहीं है कि एक कदम आगे बढ़ के कुछ कर सके? ये चुनाव से पहले ये लोग तो पूरी तरह से अपना सर झुका चुके हैं जियोनिस्ट रिजीम को, अमेरिकी इंपीरियलिज्म को, नेटो के हिस्सा होने के कारण, यूरोपियन यूनियन को। इनके पास कुछ बचा ही नहीं अपने आप में कि बाएं दाएं किसके। इसीलिए तो जल्दी में चुनाव करवाया गया था, जो डीप स्टेट कहा था कि इसके पहले लेफ्ट कहीं आगे बढ़े, ग्रीन पार्टी और दूसरे से बढ़ने लगे, या प्रो फिलिस्तीन उनके सांसद बढ़ने लगे, उसके पहले तुम जल्दी से चुनाव करो, आपस में बंटवारा करो, कहानी खत्म करो। जो हुआ है, जो अब दिख रहा है। जी। क्या ये पूरी दुनिया में हो रहा है? क्योंकि लेफ्टिस्ट को रोकने के लिए लिबरल को आगे लाया जा रहा है। ये तो हो ही रहा है, भारत में भी हो रहा है, भारत में नजर आ रहा है। 2014 में आम आदमी पार्टी आई, अब इसके बाद फिर आप देखिए कांग्रेस आ रही है, पूरा का पूरा वो आगे बढ़ रही है, जनता के पास है नहीं। पाकिस्तान में थोड़ी अलग कहानी है, यूरोप में तो हम देख ही रहे हैं कैसे हो रहा, फ्रांस में नजर आया, हालांकि लेफ्ट आगे बढ़ गया, जो कोशिश थी वैसा नहीं हुआ। लेकिन ये लेफ्ट वैसे ही लेफ्ट हैं जैसे मैक्सिमम आपके लैटिन अमेरिका के लेफ्ट है, ये हमें समझना होगा। और हमारी जनता पढ़े कि 20th सेंचुरी सोशलिज्म क्या है, यानी उनका एक नया शगुफा है कि 20वीं शताब्दी का समाजवाद होगा, वह पूंजीवाद को ही अच्छा करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। मजाक है। जी। बहुत अच्छी लाइन ये कही है, और लोगों को इस बारे में पढ़ना समझना जरूर चाहिए। लेकिन लोग तो इसी में मस्त हैं, मोदी जी ने कह दिया, राहुल जी ने कह दिया, और इससे आगे जाकर चीजों को ना उन्हें जानना है ना उनको समझने की फुर्सत है, और सारे दिन बैठ के अपना रील्स देखनी है, घंटों घंटों उसमें बर्बाद करने। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।